Well, hello everybody. Hello to our global नमस्कार, audience. सभी को नमस्कार। हमारे वैश्विक दर्शकों को भी नमस्कार। आज 25 अगस्त है और दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ। और इन सब का मतलब समझने के लिए मेरे लिए ये सौभाग्य और सम्मान की बात है कि मेरे साथ मेरे प्रिय मित्र और सहयोगी पेपे एस्कोबार हैं। वे वैश्विक संवाददाता हैं, दुनिया भर में सम्मानित हैं और यूरेशिया में जो कुछ हो रहा है उसे अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं एक क्षण में माइक उन्हें सौंपता हूं। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हम विनम्रतापूर्वक आपके समर्थन का अनुरोध करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए, सबस्टैक पर जाइए। महीने के $5 में हम हफ्ते में 2 बार यानी महीने में 8 बार ऐसी गुणवत्ता वाली खबरें आपके इनबॉक्स में पहुंचाएंगे। तो शुरू कीजिए पेपे। कृपया इस्लामाबाद, तेहरान और वॉशिंगटन में हो रहे असाधारण घटनाक्रमों को समझाइए। Tehran and in Washington. Thank you, Mr. Z. Thanks everybody. Our धन्यवाद मिस्टर जेड। आप सभी का धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी, हर जगह। आज मुझे फ्रांस में पता चला कि वहाँ हमारे बहुत से लोग हैं जो अच्छी जगहों पर हैं और ट्रांजिशन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ फ्रेंच में नहीं बल्कि मूल रूप से अंग्रेजी में भी। खैर, कम से कम हाल के दिनों की सबसे बड़ी यात्रा अभी अभी समाप्त हुई है। ये जाहिर है फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तेहरान यात्रा थी। सोमवार से आज मंगलवार तक वे आज इस्लामाबाद लौट आए। असल में वे सामान्य से कम आधा दिन ज्यादा रुके क्योंकि चर्चा के लिए दस्तावेजों और मुद्दों की सूची बहुत विशाल है। शुरुआत जाहिर है से मैं एक बार फिर उसी विषय पर लौटना पसंद करूंगा। I like to go back to the theme once again. I would say the umpteenth resuscitation of मैं कहूंगा कि पहले से ही न जाने कितनी बार मृत घोषित हो चुके एमओयू को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश हो रही है। यानी हम फिर से एमओयू के पुनर्जीवन की बात पर आ गए हैं। अगर बेशक डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार समझ आ जाए, अगर उन्हें कोई रोड टू दमिश्क जैसा क्षण आए, कोई इस पर दांव नहीं लगा रहा, लेकिन यह संभव है। खैर, आइए समझने की कोशिश करें कि असीम मुनीर और गृह मंत्री नकवी ने तेहरान में क्या चर्चा की। सबसे पहले उन्होंने सत्ता में मौजूद हर व्यक्ति से बात की, हर किसी से। इसमें अराकची, कालीबाफ, मोहसिन रजाई और निश्चित रूप से वे लोग भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर नेता मुज्तबा खामेनी के बेहद करीबी सख्त आंतरिक घेरे से जुड़े हैं। तो सबसे अहम निष्कर्ष यह है, दरअसल निष्कर्ष यह था कि नकवी ने बैठक का जैसा वर्णन किया, ईरानियों ने भी खुद उस बैठक का वैसा ही वर्णन किया। described the meeting. The office of President Pezeshkian. राष्ट्रपति पेजेश्किन के कार्यालय में उन्होंने पूरे मिशन, पूरी यात्रा और सभी बातचीत को, मैं उद्धृत कर रहा हूं, बेहद उत्पादक बताया। अपने आप में ही ये खेल बदल देने वाली बात है, क्योंकि सचमुच कल तक, आज से पहले तक, तेहरान में सत्ता में मौजूद किसी भी व्यक्ति की ओर से अमेरिकियों के साथ किसी न किसी तरह बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना पर ऐसी भाषा नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब है कि असीम मुनीर, वाह, ये तो स्वर्ग से नक, बगेटरी और बीच की हर जगह तक का मिशन था। उन्हें कुछ न कुछ हासिल करके देना था। शुरुआत में असीम मुनीर तेहरान क्यों गए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से फोन उठाया और उन्हें कॉल किया। Picked up the phone and called him again. And as we have reported here on transition protocol, this is something that happened. और जैसा कि हमने यहाँ ट्रांजिशन प्रोटोकॉल पर रिपोर्ट किया है, यह अब लगभग हर दिन या कम से कम हफ्ते में कुछ बार कई हफ्तों से हो रहा है, क्योंकि असीम मुनीर और ट्रंप दोनों एक दूसरे की स्पीड डायल पर हैं। उनका सीधा संबंध है। ट्रंप ने असीम मुनीर से कहा, तेहरान जाइए, उनसे बात कीजिए, फिर से कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए जो मुझे कम से कम स्वीकार्य दिखे। हम सीमाएं जानते हैं, और ट्रंप को जो कुछ भी स्वीकार्य है, उसकी सारी सीमाएं उनके आकाशगंगा जैसे विशाल अहंकार के इर्द गिर्द घूमती हैं। इसलिए ये बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय की बेबसी साबित करता है, भले ही वे समानांतर रास्तों पर चल रहे हों। Even though they are on parallel tracks. Trump begging Field Marshal Asim Munir. ट्रंप फील्ड मार्शल असीम मुनीर से गिड़गिड़ाकर कोई रास्ता निकालने को कह रहे हैं ताकि ईरानियों को फिर से बातचीत की मेज पर लाया जा सके। और उधर
वह भयानक ट्रेजरी सेक्रेटरी पूर्व सोरोस एसेट जिसने 2 हेज फंड दिवालिया कर दिए, घमंड की जीती जागती तस्वीर, अज्ञान और अहंकार का मिश्रण, स्कॉट बेसेंट, ईरान के खिलाफ तमाम प्रतिबंधों की जननी, उप प्रतिबंधों, बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रतिबंधों और साइड प्रतिबंधों की बौछार शुरू कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ में हर जगह इसका मजाक उड़ाया जा रहा है और खास तौर पर चीन में। खैर, यह एक फैमिली चैनल है। चीनी लोगों ने मूलतः स्कॉट बेसेंट को जो जवाब दिया, उसके लिए मैं आपको वह उपमा नहीं बता सकता, लेकिन आपको काफी अच्छी तरह अंदाजा है। और बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने, जैसा कि वे हमेशा बेहद शिष्ट रहते हैं, कहा कि चीन गैर कानूनी एक तरफा प्रतिबंधों के खिलाफ है। और जाहिर है, इसका असली मतलब यही है कि हम अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी की ओर से आने वाली किसी भी चीज का पालन नहीं करेंगे। और यही सबसे अहम बात है, क्योंकि ये प्रतिबंध सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं है। And this is the most important thing because these sanctions are not only against Iran. They not only mean इनका मतलब सिर्फ अमेरिकी शब्दावली में ईरानी अर्थव्यवस्था का गला घोंटना नहीं है। ये प्रतिबंध चीन के खिलाफ है। ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। ईरान ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। ईरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी नए सिल्क रोड्स का सदस्य है। ईरान चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, क्योंकि दोनों के बीच 25 साल का $400 अरब का ऊर्जा बदले बुनियादी ढांचा समझौता है। इसलिए यह एक रणनीतिक साझेदारी है। अगर आप एक सदस्य पर हमला करते हैं, तो आप दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ में हर कोई ये जानता है। जाहिर है, वॉशिंगटन में बहुत कम लोग ये जानते हैं, या फिर न्यूयॉर्क में भी इस मामले में। know this, or in New York for that matter. But the most important point is that लेकिन सबसे अहम बात यह है कि चीन की प्रतिक्रिया पहले ही आ चुकी है, और उन्होंने मूल रूप से कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बुनियादी तौर पर हास्यास्पद है। बेशक कूटनीतिक भाषा में तेहरान में अमुनिर और नकवी की बात पर लौटते हैं। सबसे बात करने के बाद, ठीक है, आज क्या हुआ? नकवी इस्लामाबाद वापस आए और अंदाजा लगाए इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात किससे हुई? कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत नैटली बेकर से। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कोई मामूली बात नहीं थी कि ठीक है, तेहरान चलते हैं, सबसे बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं, यह एक बहुत सोच समझकर बनाया गया रोड मैप है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के फोन कॉल के बाद सामने आया। उस कॉल में मूल रूप से इस्लामाबाद के प्रतिनिधिमंडल को तेहरान जाने और कुछ ऐसा हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई थी जिससे राष्ट्रपति की इज्जत बच सके। his face essentially, and this is exactly what Naqvi reported. और यही बात नकवी ने लौटने के बाद इस्लामाबाद में बेकर को बताई। इसलिए हम इसे पहले ही शटल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। हर मायने में रियल पॉलिटिक के लिहाज से ये शटल डिप्लोमेसी है। इसके बाद और भी ऐसे दौरे हो सकते हैं, मसलन अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान से वॉशिंगटन का दौरा। अगर ऐसा होता है तो हम देखेंगे कि चीजें बदल रही हैं। हम एक और दौरा देख सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस्लामाबाद जा सकता है। जाहिर है, तेहरान नहीं बल्कि इस्लामाबाद। कुछ मामलों को स्पष्ट करने और उन पर और बात करने के लिए पाकिस्तान का तेहरान का एक और दौरा भी हो सकता है। To clarify and amplify some matters. So the shuttle diplomacy is already on. तो शटल डिप्लोमेसी पहले से ही शुरू हो चुकी है। इस रविवार तक हम जिस स्थिति में थे उसे देखते हुए यह बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि हम फिर से तनाव बढ़ने की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। मान लीजिए कि अब तनाव बढ़ने की वह सीढ़ी क्षैतिज हो गई है या अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। आर्थिक और वित्तीय मोर्चे पर तनाव बढ़ने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन मूलतः उनकी सारी बयानबाजी और तथ्यों के प्रति उनकी अहंकारपूर्ण अनभिज्ञता के बावजूद, और इस बात की भी कि ईरानी अर्थव्यवस्था पूरे यूरेशिया में अपने साझेदारों के साथ कैसे लेन देन करती है, सिर्फ पश्चिम एशिया में नहीं बल्कि पूरे यूरेशिया में, खासकर रूस और चीन के साथ, जिनके साथ ईरान की 2 रणनीतिक साझेदारियां हैं, जिनमें व्यापार और वाणिज्य भी शामिल हैं। Which involve trade and commerce as well. Obviously, Besant ignores all that. जाहिर है, बेसेंट इन सब को नजरअंदाज करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि पूरा ग्लोबल साउथ चीन की राह पर चलेगा,
और वह ईरान के साथ व्यापार और कारोबारी लेन देन जारी रखेगा। सबसे पहले इसलिए कि वे यह पेट्रोडॉलर या अमेरिकी डॉलर में नहीं करते, वे पहले ही अमेरिकी डॉलर को दरकिनार कर रहे हैं। इसलिए ईरान के साथ लेन देन में हर कोई अमेरिकी डॉलर को दरकिनार करता रहेगा और अमेरिकी तंत्रों के लिए इसका पता लगाना संभव नहीं है। खैर, इसे हम कैसे बयान कर सकते हैं? मैं आपको संक्षेप में परिभाषित करने की कोशिश करता हूं कि क्या तैयार हो रहा हो सकता है, या इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि वह पहले से ही तैयार हो रहा है। यह एक तंत्र है। मूलतः यह एमओयू वाले मृत मुद्दे को फिर से जिंदा करने की कोशिश है, लेकिन किसी दूसरे नाम या दूसरे तंत्र के तहत, ताकि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का रास्ता एक बार फिर खोला जा सके। और जाहिर है, फिर से उसी पुराने मध्यस्थ के जरिए जिसे ट्रंप ने आंशिक रूप से दरकिनार कर दिया था। लेकिन वह दरकिनार किया जाना कितने दिन चला? 2 या 3 दिन। अब पाकिस्तान को फिर से अहमियत मिल गई है। ट्रंपवाद के हिसाब से पाकिस्तान फिर सुर्खियों में है। यही तरीका है ना? तो हम फिर से मौजूदा इस्लामाबाद ज्ञापन की ओर लौट रहे हैं, जिसे हम में से कई लोग एमओयू वाला मृत मुद्दा कहते हैं। अभी वह पूरी तरह मरा नहीं है। और तेहरान ने मूलतः मुनीर और नकवी से कहा, हाँ, हम एमओयू पर वापस जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते दूसरा पक्ष एमओयू का सम्मान करे। यानी अगर आप पूरी बात को अवधारणात्मक रूप से देखें तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। और मैं कहूँगा, यह बात तो 10 साल के बच्चे को भी सबसे साफ समझ आएगी। ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपति 14 बिंदुओं वाले द्विपक्षीय प्रतिबद्धताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उन प्रतिबद्धताओं का सम्मान दोनों पक्षों को करना होगा। कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी किसी भी प्रतिबद्धता का सम्मान किए बिना एमओयू को उड़ा देते हैं। ईरानी तंग आ चुके हैं और वे कहते हैं, जाहिर है, इन पागलों के झुंड से बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। अब पाकिस्तानी तेहरान जाते हैं और कहते हैं, देखिए, हम समझते हैं कि आप नाराज थे, लेकिन दूसरी तरफ अब फिर से आपसे बात करना चाहती है। क्या आप बात करने को तैयार हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल तैयार हैं, बशर्ते वे एमओयू का सम्मान करें। तो हम फिर वहीं आ गए हैं। अमेरिका के लिए किसी भी बाजार में, किसी भी शहर में, किसी भी उपलब्ध दुनिया में यही एकमात्र रास्ता है। पाकिस्तानियों की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष रूप से बैठिए। कतर, ओमान, तुर्की, किसी को भी इसमें शामिल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी यूरोपीय राजधानी में नहीं। और एमओयू की प्रतिबद्धताओं को लागू करने पर चर्चा शुरू कीजिए। बात इतनी ही सरल है, लेकिन समस्या यही है, ये इतना सरल, इतना सीधा और इतना वास्तविक राजनीति वाला मामला है कि दुर्भाग्य से ट्रंप प्रशासन की सोच में यह बात उतरती ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पूरी स्थिति का केंद्र बदल गया है। मैं कहूंगा कि वह बीच में है। मान लीजिए, अगर गेंद किसी के पाले में है, तो इस वक्त वह अमेरिका के पाले में है। साथ ही इस गेंद को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तानियों को ट्रंप प्रशासन के सामने बार बार साफ बात दोहरानी होगी। देखिए, हमने वही किया जो आपने हमसे करने को कहा था। ईरानियों ने कहा, ठीक है, अगर आप गंभीर हैं तो हम फिर से बातचीत की मेज पर लौटते हैं। लेकिन अगर आप बातचीत की मेज पर लौटते हैं और मसलन जमी हुई संपत्तियों की वापसी, प्रतिबंधों में राहत या होर्मुज़ जलडमरू मध्य की आपकी समुद्री नाकेबंदी खत्म करने पर चर्चा शुरू नहीं करते, तो बात फिर कहीं नहीं पहुंचेगी। इसलिए फैसला आपका है। पाकिस्तान वॉशिंगटन से कह रहा है, यह आपका फैसला है। तो एक बार फिर सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वह साइको किलर बच्चा क्या फैसला करेगा। थोड़ा दोहरा लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी के लिए इसे दोहराना जरूरी है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, घटनाओं की वह कड़ी और ये पूरा मामला कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले यह ट्रंप की मुनीर को की गई एक फोन कॉल से आगे बढ़ना शुरू हुआ। मूल रूप से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वह गिड़गिड़ा रहे थे, मुनीर, प्लीज कुछ करो। जाहिर है, हम जानते हैं कि वो फंसे हुए हैं।
हमें समय सीमाएं पता हैं, हमें दबाव का पता है, अंदरूनी दबाव, मिडटर्म चुनावों का दबाव और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार खत्ते जाने का दबाव। The pressure of the depletion of strategic petroleum reserves. Everybody knows about this. Even, I don't know, camels in the middle of... हर कोई ये जानता है, यहाँ तक कि मुझे नहीं पता, न्यू सिल्क रोड्स के बीचों बीच ऊंट भी ये जानते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी तेहरान में सोमवार और मंगलवार को जो हुआ, उसे कैसे बयान करते हैं? बातचीत के जरिए समाधान तलाशना। ये बहुत महत्वपूर्ण भाषा है, क्योंकि ये बहुत सटीक है। जो कुछ भी हो रहा है, उससे निकलने का एकमात्र रास्ता बातचीत के जरिए समाधान है। इसका मतलब है कूटनीति, मेज पर बैठना। यह एक भयानक तुलना है, लेकिन वियतनाम युद्ध का समाधान इसी तरह हुआ था। वह कूटनीति थी, इसमें बहुत समय लगा, लेकिन उत्तरी वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक मेज पर बैठकर बात करनी पड़ी थी। कूटनीति के लिहाज से हम भी ऐसी ही स्थिति में हैं। We are in a similar situation in terms of diplomacy. The United States has to start applying diplomacy. संयुक्त राज्य अमेरिका को कूटनीति अपनानी होगी। ऐसा नहीं कि वित्त मंत्री बनने का ढोंग कर रहा कोई मूर्ख ये शेख ही बघारे कि वह 9 करोड़ ईरानियों को सड़कों पर भिखारी बना देगा, जो खाने के लिए भीख मांगेंगे। ये इस तरह काम नहीं करता। तो बिचौलिए की भूमिका में और कुछ दिन पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में जाहिर है एक बार फिर इस्लामाबाद है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर वे बीच में थे और अब अमेरिकी चाहते हैं कि बातचीत फिर से शुरू हो। हमें नहीं पता कि ये कितने समय तक चलेगा। हमें नहीं पता कि वे गंभीर हैं या नहीं। हमें नहीं पता कि ये आखिरी दांव है या नहीं। बेशक ट्रंप प्रशासन के बारे में हम कभी भी कोई बात निर्णायक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि बातचीत के जरिए समझौते की कोशिश करने के अलावा उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ये एक अहम बात है, बहुत अहम बात। मैं मुद्दों पर आता हूँ। हमारे पास कितने मुद्दे हैं? खैर, मुद्दे बहुत हैं। मैं बुनियादी बातों को कवर करने की कोशिश करता हूँ। पहला मुद्दा, तेहरान मिशन ने अप्रत्यक्ष बातचीत की दिशा में फिर से बढ़ने के लिए ईरान की सहमति हासिल की। जी हाँ, बिल्कुल, वे अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत के लिए तैयार थे, बशर्ते अमेरिका गंभीर हो। तो एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तानियों से कहा कि बेशक हम कूटनीति को नकारते नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ को भी कूटनीति पर विश्वास होना चाहिए। इस तरह पाकिस्तान को फिर से प्रमुख मध्यस्थ के रूप में रखा गया। ठीक है, तो एक चीज थोड़ी ज्यादा जटिल है। एक 6 सूत्रीय व्यवस्था तैयार की गई है ताकि उस निष्प्राण एमओयू को फिर से जिंदा किया जा सके। इन 6 बिंदुओं की हमारे पास पक्की पुष्टि नहीं है, लेकिन मूल रूप से ये एमओयू के मुख्य बिंदु हैं जिन्हें कोई भी बिना सोचे गिना सकता है। सभी युद्धों का अंत। इसका मतलब सिर्फ ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं, बल्कि प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ सभी युद्धों का अंत है। यानी इसमें हिजबुल्लाह, यमन, इराक में हश्द अल-शाबी और बहुत अहम तौर पर फिलिस्तीन भी शामिल है। और अगर ये बातचीत की मेज तक पहुंचता है तो ईरानी फिलिस्तीन पर जोर देंगे। हमें किसी न किसी तरह फिलिस्तीन पर चर्चा करनी ही होगी। We're going to have to discuss Palestine one way or another. Okay, the MOU continues to be central. ठीक है, MOU अब भी मुख्य मुद्दा बना हुआ है। यानी ट्रंप के साथ सीधे या परोक्ष रूप से बातचीत करने की ईरान की एक औपचारिक प्रतिबद्धता। तो ये यहाँ के 6 बिंदुओं में से एक है। असल में ईरानियों को औपचारिक रूप से ये वादा करने की भी जरूरत नहीं है कि वे अमेरिकियों के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि वे बातचीत की मेज पर लौटने के लिए शर्तें तय नहीं कर रहे हैं। एकमात्र बात, और ये मांग भी नहीं है, क्योंकि ये इतनी स्पष्ट है। देखिए, अगर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो आइए मेज पर बैठें और वहीं इस पर चर्चा करें। असल में वे हफ्तों से यही बात कह रहे हैं। फिर भी ट्रंप प्रशासन इसे नहीं समझ पाया है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है कि वास्तविक कूटनीति कैसे काम करती है। सिर्फ धमकियां, प्रतिबंध, द्वितीयक प्रतिबंध, अधिकतम दबाव वगैरह। तो उन बेहद अहम मुद्दों में जो शुरू से ही मेज पर होने चाहिए, सभी युद्धों का अंत, या इसे थोड़ा जटिल भाषा में कहें तो सैन्य अभियानों की समाप्ति।
मूल बात साफ शब्दों में, ठीक है, चलिए सभी युद्ध रोकते हैं, प्रतिरोध धुरी में शामिल हर किसी के खिलाफ सभी हमले रोकते हैं। होर्मुज़ जलडमरूमध्य। अगर बात समझौता टूटने वाले मुद्दे तक पहुंचती है तो यही समझौता तोड़ने वाला मुद्दा होगा। होर्मुज़ को दोबारा कैसे खोला जाए और सुरक्षित बनाया जाए, इस पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत होगी, जो तकनीकी स्तर पर पहले ही शुरू हो चुकी है। लेकिन निश्चित रूप से IRGC नौसेना और PGSA ईरान द्वारा स्थापित नई संस्था ही शर्तें तय करेंगे, और होर्मुज़ जलडमरूमध्य का इस्तेमाल करने वाली दुनिया भर की सभी पार्टियां मूलतः पहले ही सहमत हो चुकी हैं। नौसैनिक नाकाबंदी, अमेरिकी हाफनटी का अंत, ये बिल्कुल स्टेंसपिन। End of the American blockade. That's absolutely essential. Otherwise, the Iranians won't even bother to go back to the table. वरना ईरानी बातचीत की मेज पर वापस जाने की जहमत भी नहीं उठाएंगे। तो क्या हम कुछ हद तक भरोसे के साथ कह सकते हैं कि अब हमारे पास एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह के समझौते तक पहुंचने का रास्ता है? हाँ, बहुत बहुत नाजुक है, लेकिन रास्ता एक बार फिर मौजूद है। और सोमवार और मंगलवार की इस तमाम यात्राओं की जननी का शायद यही सबसे बड़ा नतीजा है। तो आगे क्या होता है? ठीक है, हम कहाँ खड़े हैं उसका एक संक्षिप्त पुनरावलोकन कर लेते हैं। हम यहीं खड़े हैं। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हमने कुछ मिनट पहले इसका जिक्र किया था। ट्रंप प्रशासन वास्तव में बातचीत की मेज पर वापस जाना कितना गंभीरता से चाहता है, जबकि वह ईरान के खिलाफ सभी प्रतिबंधों की जननी और उसके तहत आने वाले प्रतिबंधों की बात छोड़ रहा है, उस बिल्कुल तैयार न होने वाले ट्रेजरी सेक्रेटरी के जरिए। फिलहाल इसका कोई जवाब नहीं है। There is no answer for that as it stands. It depends on the next American moves. Just to give ये अगले अमेरिकी कदमों पर निर्भर करता है। assume in the next few days, लेकिन आप सबको एक उदाहरण देने के लिए मान लीजिए कि अगले कुछ दिनों में चीनी कंपनियों या चीनी बैंकों पर अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिबंध लगा देती है, तब लगभग तुरंत ही सब कुछ ठह जाएगा। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक बेसेंट इस क्षेत्र में नहीं गए हैं। ये बारूदी सुरंगों वाला इलाका है, और अगर वे मूर्ख भी हैं तो उन्हें यह पता होना चाहिए, या कम से कम उनके आसपास के लोगों को पता होना चाहिए। तो बात यह है कि ठीक है, आप पूरे यूरेशिया, पूरे अफ्रीका और ईरान के साथ व्यापार करने वाले हर व्यक्ति को धमकियां दे सकते हैं। अगर आप ईरान के साथ कारोबार करते हैं तो हम आपको अमेरिकी डॉलर प्रणाली से बाहर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई निंदक व्यक्ति, मूल यूनानी निंदक दार्शनिकों का कोई अनुयायी, कहेगा कि इस समय पूरी दुनिया पार्टियां कर रही है और शैंपेन की बोतलें खोल रही है। say that the whole planet now is throwing parties and popping champagne. Wow! Diese das überhorbrain. Wir merken your Gordra over the other race. Menus is fucked up where I get your. We need at the moment. Guess what? This is what everybody is saying everywhere in every latitude. सोचिए जरा, So these guys हर जगह, हर देश में हर कोई यही कह रहा है। तो ये लोग इतने मूर्ख हैं कि ऐसी प्रतिबंधों की व्यवस्था थोप रहे हैं जो दुनिया की भारी भरकम बहुसंख्या को अमेरिकी डॉलर व्यवस्था को अलविदा कहने के लिए मजबूर करेगी, उस दिशा में धकेलेगी या लुभाएगी। बेसेंट जिस बात का डिंडोरा पीट रहे हैं उसका संक्षिप्त सार यही है। ठीक है, हम अभी परमाणु मुद्दे पर नहीं गए हैं, क्योंकि एक बार फिर अगर वे बातचीत की मेज पर वापस आते हैं तो यही आखिरी बड़ा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिस पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से ईरान ने पहले ही, मैं कहूँगा, बहुत सार्वजनिक हस्तियों के जरिए संकेत दिया है कि अगर अमेरिका उन पर फिर हमला करता है तो वे तुरंत NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद वे क्या कर सकते हैं, इस पर कोई भी अनुमान पक्का नहीं रहेगा। And after that, all bets are off on what they can do. And then we enter this very complicated discussion on और फिर हम इस बेहद जटिल चर्चा में प्रवेश करते हैं कि ईरान के परमाणु सिद्धांत में कम से कम कहें तो कुछ बदलाव किया जा सकता है या उसे पूरी तरह उलट दिया जा सकता है। खैर, आप इसे देख नहीं पाएंगे। तो हमें अगले 3 से 4 दिनों में, यानी इस हफ्ते के अंत तक, क्या देखना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर वीकेंड में कुछ नहीं होता। अगर ट्रंप मुनीर का नाम लेकर बात करना शुरू करते हैं, या अपनी ट्रुथ सोशल पोस्टों में मुनीर का जिक्र करते हैं, या पाकिस्तान, ईरान, बातचीत, इस्लामाबाद फ्रेमवर्क या उस मृत बिल्ली वाले MOU का उल्लेख करते हैं, तो अगर हमें ट्रुथ सोशल पर ऐसी कोई पोस्ट दिखती है
जो सीधे तौर पर इन सभी बातों का जिक्र करे, तो इसका मतलब है कि वो शायद ये सोच रहे हैं कि ठीक है, इस मुनीर यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। Okay, let's give some legs to this Munir trip. Let's see what else can he get in terms of. आइए देखें कि ईरान से रियायतों के मामले में वाह और क्या हासिल कर सकते हैं। नहीं, ईरान की ओर से अब कोई और रियायत नहीं होगी। ईरान की रियायत तो वास्तव में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को स्वीकार करना था और उन्हें वही बताना था जो वे उन्हें हमेशा से बताते आए हैं। हम कूटनीति को खारिज नहीं करते, लेकिन कूटनीति पर तभी लौटना होगा जब दूसरी तरफ गंभीर हो। तो उसके बाद अगर मान ले कि यह आगे बढ़ता है, तो हमारे पास किसी तरह का रोड मैप होगा और ये अगले कुछ दिनों में नहीं होने वाला। शायद ठीक है, इसकी शुरुआत अगले हफ्ते हो सकती है। अमल के कदमों की एक श्रृंखला, एक क्रम, दोनों पक्षों की गारंटी वगैरह, एक समय सीमा, जो भी कहें, हम अभी भी इससे बहुत दूर हैं। लेकिन अगर हमें इस दिशा में कदम बढ़ते दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि इस बात में दम है। तो एनपीटी देखता हूं कि कोई महत्वपूर्ण ठीक है। Let me see if there is an important. Okay, any committee act, any parliamentary scheduling of. समिति की कोई कार्रवाई या एनपीटी से हटने के कदम का कोई संसदीय संकेत, अगर ऐसा होता है, तो इसका मतलब होगा कि उस मरे हुए बिल्ली वाले एमओयू को फिर से जिंदा करने की बात सचमुच खत्म हो गई। फिर न उस मरी हुई बिल्ली को बार बार मारने का सिलसिला रहेगा, न उसके बार बार लौट आने का। बिल्ली पूरी तरह मर चुकी होगी। इसका मतलब है कि ईरान की मजलिस यानी संसद में एनपीटी से बाहर निकलने की संभावना पर चर्चा शुरू होना। हम अभी उससे बहुत दूर हैं। तो आखिर इस समय हमारे पास क्या है? कोई शांति समझौता? जाहिर है नहीं, उससे बहुत दूर है। हमारे पास बस एक संभावित रास्ते की रूपरेखा है। अगर मैं कहूंगा ज्यूस, पोसाइडन, एफ्रोडाइट सभी मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के दंभ से भरे दिमाग में कुछ समझदारी डाल दें। Into the mind, into the hubristic mind of Donald Trump. Well, that's a lot to ask, but there's no other way. खैर, ये बहुत बड़ी मांग है, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर हम धीरे धीरे इस ढांचे को लागू करने की दिशा में बढ़ सकते हैं। ये उस हर चीज से बहुत अलग नहीं है जिस पर एमओयू पर हस्ताक्षर होने से पहले चर्चा हुई थी, और एमओयू पर हस्ताक्षर के बाद उस 60 दिनों की अवधि के दौरान ऐसा होना था जो पिछले हफ्ते बिना कुछ हुए समाप्त हो गई, क्योंकि अमेरिकियों ने बस इसे उड़ा दिया, है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि ईरान रियायतें दे रहा है? नहीं, क्योंकि उसने कोई रियायत नहीं दी। शायद उसकी एकमात्र रियायत यह हो सकती है कि ठीक है, अगर अमेरिकी गंभीर हैं, तो हम उनसे फिर से बात करने पर विचार करेंगे। इस पूरी बात की छोटी सी हेडलाइन यही है। तो संक्षेप में यह यात्रा ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण थी। In a nutshell, this trip was groundbreaking. It was very, very serious. The dialogue. ये बहुत गंभीर था। जैसा कि ईरानियों और पाकिस्तानियों ने कहा, हाँ, हमने सब लोगों से बात की और बातचीत रचनात्मक रही। यह तथ्य कि गृह मंत्री इस्लामाबाद लौटकर सीधे कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत से बात करने जाते हैं, इसका मतलब है कि ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज पर अप्रत्यक्ष रूप से भी वापसी की संभावना अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ईरान मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान से या दुश्मन के रूप में अमेरिका से कुछ हासिल कर रहा है। नहीं, संदेशों का आदान प्रदान हुआ, संपर्क का एक रास्ता फिर से खुला। और एक बार फिर सबसे अहम बात यह है, अगर इस मामले में आगे बढ़ने की गुंजाइश है, तो गेंद एक बार फिर ट्रंप प्रशासन के पाले में है। Once again in the Trump administration court. Okay. Time is smaret regdepsis. Back to you. Sorry, but I Masse, en intwistum spetspanboching, and with key, av that tamaradat sith, the vefro fissitating, soft tafabeba. Embrace. Go ahead. Well, you made an excellent summary. खैर, आपने हमेशा की तरह बहुत बेहतरीन सारांश दिया है। मैं बस उसमें कुछ छोटी बातें जोड़ना चाहता हूं, लेकिन वे अहम विवरण हैं। आपने और मैंने उस बेहद महत्वपूर्ण और विस्तृत संदेश पर बात की थी जो उस समय हुआ था जब असीम मुनीर और मोहसिन नकवी तेहरान में थे। वह सीधे वांग यी के कार्यालय से आया था। याद है, हमने इस पर चर्चा की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप आगे बढ़कर इस बात पर जोर देना चाहेंगे?
do you want to go ahead and emphasize No, go that? ahead. नहीं नहीं Bod sisterhood, क्योंकि ahing hafge ya cow so break to a brace it ta. What, an hour ago or so? Correct. Only an hour ago. बिल्कुल Very सिर्फ honored, 1 घंटे पहले to have the trust. मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि कमरे में मौजूद लोगों ने इतनी गंभीर जानकारी के मामले में मुझ पर भरोसा किया और जानकारी ये थी कि वांगी के दफ्तर से संदेश सीधे मोहसिन नकवी और असीम मुनीर तक पहुंचाया गया था। संदेश था, चीन आपके साथ 100% खड़ा है। चीन उन सभी फैसलों का समर्थन करेगा जो आप आपस में और ईरान के साथ मिलकर करेंगे, ताकि असल में अमेरिकियों से कहा जा सके, यहां से निकलो, मैं शालीन शिव द रेड ही बजवर्ड। Go and take a hike. I'm using polite terms. Yes, very polite. Yes. And this was according to the way हाँ, that I received this. और जिस तरह मुझे ये बात उस व्यक्ति से मिली जो कमरे में मौजूद था, उसके मुताबिक ये पाकिस्तान और तेहरान के बीच बातचीत के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण बढ़ावा था। इस संदेश से उनमें नई ऊर्जा आ गई थी और आपस में उन्होंने कहा, ठीक है, हम अमेरिका को समायोजित करने के लिए अपनी क्षमता के भीतर हर संभव कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बात आर पार की आ गई तो हम अमेरिका को और धकेल देंगे और हम चीन के साथ अपना अलग गठबंधन बनाएंगे और हम ब्रेक्स मालजन कराएंगे। मेरा मतलब है इसे फे नहीं पुख्त, लेकिन मैंने इसे सुना था। तेहरान से संदेश यह था, The message from Tehran was the following: if the United States in any way succeeds in suffocating, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका किसी भी तरह हमें यानी ईरानियों को घोंटने में कामयाब होता है तो हम बाकी दुनिया का दम घोंट देंगे। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कहीं से भी तेल की एक बूंद बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि ये सब हमारे नियंत्रण में है। एक बहुत अहम चेतावनी भी सीधे दी गई थी, परोक्ष रूप से नहीं, सीधे ट्रंप को, कि आप ये अधिकतम आर्थिक दबाव डालकर हमें और निचोड़ने की कोशिश कीजिए। नहीं, ये काम नहीं करेगा। हमने आखिरकार अपना हाथ बढ़ाया है। हमारा हाथ थामिए और शांति की ओर बढ़िए। आप शांति की ओर नहीं बढ़ना चाहते तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेल की एक भी बूंद चलते नहीं देखेंगे। सऊदी अरब, यूएई, कतर या कहीं और से आने वाले तेल की एक बूंद भी नहीं। मेरा मतलब है, ये बस विनाशकारी है। मोहसिन रजाई यानी मिस्टर जेड पिछले कुछ समय से यही कहते आ रहे हैं। वो ये कह रहा है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि ये संदेश पहुंचाया गया था। पाकिस्तानियों को सीधे तौर पर कहा गया था, इसे ट्रंप तक वापस पहुंचाइए। ये बात ट्रंप तक जानी चाहिए। अगर आप हमारा दम घोंटने जा रहे हैं तो दुनिया में कहीं भी तेल की एक बूंद भी नहीं चलेगी। तेल की एक बूंद भी नहीं। तो ये ट्रंप के लिए कितने समय तक चलेगा? उसका बेवकूफ दिमाग भी ये समझना चाहिए। मेरा मतलब है, आप जानते हैं, कहना मुश्किल है कि उसके बेवकूफ दिमाग में क्या चलता है, लेकिन उसे ये समझना होगा और मुझे लगता है कि असीम मुनीर उसे ये समझा देंगे। तो ये एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यह है कि अगर आप तनाव बढ़ाते रहे तो हम एनपीटी से बाहर निकल जाएंगे और अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। और मेरी समझ के मुताबिक, मेरी रिपोर्टिंग के मुताबिक, वे पहले ही 90% संवर्धन की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि मुस्तबा खामेनी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। लेकिन ठीक है, एक बहुत अहम बात, मिस्टर जेड, ईरान की किसी भी शीर्ष सत्ता ने इसकी पुष्टि नहीं की है। यह एक राज्य रहस्य है। संभावना है कि वे 90% तक जाने पर विचार कर रहे हों। मेरा मानना है कि हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि इसकी संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। अगर वे चाहें तो उनके पास 90% तक पहुंचने की तकनीकी क्षमता है। बस ऐसे ही। कई विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की है, जिनमें MIT के टेड पोस्टोल भी शामिल हैं। उन्होंने बार बार बेहद शानदार विश्लेषण किया है कि ईरान ये काम आसानी से 2 हफ्तों में कैसे कर सकता है, और 2 हफ्तों के भीतर जो चाहे उसे तैयार कर सकता है। वे ऐसा कर सकते हैं, और निश्चित रूप से अमेरिका के विशेषज्ञ भी ये जानते हैं। समस्या यह है कि ये विशेष ट्रंप प्रशासन के भीतर नहीं है।
So no wonder the leadership in Tehran has तो कोई हैरानी नहीं कि तेहरान की नेतृत्व व्यवस्था को ये परोक्ष बहुत ही कड़े संदेश देते रहना पड़ रहा है ताकि देखा जा सके कि क्या वे उस 4 साल के मनोरोगी बच्चे तक पहुंचते हैं। अब तक कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये उनका सबसे अहम दबाव का साधन नहीं है। वे किसी न किसी तरह की कूटनीति चाहते हैं, अगर वह संभव हो। वे जानते हैं कि यह लगभग असंभव है, फिर भी वे कूटनीति की संभावना पर दांव लगाए हुए हैं, जबकि इस प्रशासन ने कूटनीति को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अगर सब कुछ नाकाम हो जाता है और इस यात्रा के बाद सोमवार और मंगलवार को अगर सब कुछ नाकाम हो जाता है तो पहला कदम होगा एनपीटी से बाहर निकलना। मजलिस इसे बिना किसी मुश्किल के मंजूरी दे देगी और फिर कुछ भी तय नहीं रहेगा। फिर ये उन पर निर्भर होगा कि वे इसके साथ क्या करना चाहते हैं, और जाहिर है पूरे मामले पर नजर रखी जाएगी। And of course, the whole planet will be watching. Yes, go ahead, please. Go ahead. Go ahead. I mean, a key. हाँ, आगे बढ़िए, कृपया आगे बढ़िए। हमारी रिपोर्टिंग का एक अहम हिस्सा वह अंदरूनी जानकारी है जो हमें उन लोगों से मिलती है जो फैसले लेते हैं। यह हमारे लिए सम्मान, सौभाग्य और आशीर्वाद की बात है, और यही बात हमने अपने वैश्विक दर्शकों के सामने रखी है। जब हम खुद ये पुष्टि कर लेते हैं कि जानकारी सही है, तो हम उसे सामने लाते हैं। अब तक हमारा रिकॉर्ड 10 में 10 का रहा है, यानी हमने वास्तव में कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो जब मैंने वह बात कही थी तो मैंने उसकी पुष्टि एक बार नहीं बल्कि कई बार की थी, सिर्फ ईरानी पक्ष से नहीं बल्कि पाकिस्तानी पक्ष से भी, कि मुश्तबा ने वास्तव में उस फैसले को हरी झंडी दी थी। मुश्तबा ने उस फैसले को मंजूरी दी थी। आगे बढ़िए और 90% तक संवर्धन कीजिए। अब मैंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने वास्तव में उस फैसले को लागू कर दिया था, लेकिन उनकी तरफ से इसे मंजूरी थी जो पहले नहीं मिली। पहले उनके पिता ने इसकी मंजूरी नहीं थी। Previously, his father had not approved that, and Exactly. he himself was, Never approved it. Yes. yeah, and he himself was. और वह खुद भी इस पर विचार कर रहे थे। वह लंबे समय से इस कदम पर विचार कर रहे थे। मेरा मतलब है जब से वह सत्ता में आए हैं, इसलिए हमारी रिपोर्टिंग सटीक होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, जहां तक मेरा सवाल है, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। अब इसका यह मतलब नहीं है कि इसके जिम्मेदार तकनीकी लोगों ने वास्तव में इसे कर दिया है, लेकिन उनकी तरफ से मंजूरी है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कह सकता हूं और जो बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि ईरान बहुत दृढ़ है, मानवीय स्तर पर जितना दृढ़ कोई हो सकता है उतना। वे अमेरिका की तरफ से किसी भी और बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वे जवाबी हमला करेंगे। वे बहुत बहुत निर्णायक तरीके से जवाबी हमला करेंगे, और इसके लिए उनके पास कई कदम हैं। एक कदम है उस एनपीटी से बाहर निकलना। दूसरा कदम है इस बात की पुष्टि कि संवर्धन 90% तक हो चुका है। Confirmation that enrichment has taken place to 90%. Another step could be that, okay, we have deployed. एक और कदम यह हो सकता है कि ठीक है, हमने इसे परमाणु उपकरण पर तैनात कर दिया है और हम विस्फोट करने के लिए तैयार हैं। एक और कदम यह हो सकता है कि ठीक है, जब आप हमें आर्थिक रूप से घोंट रहे हैं तो तेल नहीं आएगा, हम बाकी दुनिया का भी दम घोंट देंगे, आपका भी, यानी सामरिक पेट्रोलियम भंडार को और घटाकर बिल्कुल तल तक ले जाना। तो ट्रंप बार बार फंस जाता है, लेकिन वह इतना मूर्ख, इतना मनोरोगी, इतना दुर्भावनापूर्ण है और वैश्विक जायोनिस्टों के प्रभाव में है कि कभी कभी उसे इसकी एक झलक मिलती है। फिर वह हसीम मुनीर को फोन करता है और कहता है, क्या आप कृपया मेरे लिए निकलने का कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं? और फिर जैसे ही निकलने का रास्ता दिया जाता है, वह फिर से जायोनिस्टों के दबाव में आ जाता है और पीछे हट जाता है। तो यह आखिरी, मेरा मतलब है, मुझे बार बार ये कहना अच्छा नहीं लगता कि यह आखिरी मौका है, लेकिन सचमुच अब जाओ हम आखिरी डिमशी का पहुंची। Literally, we are down to the last chance. That's Either what he it looks takes this, Yeah. हम और इस 1.5 दिन में क्या सजा हुई? हाँ, ये इसी मौका है। बिल्कुल। Day and a half. Yes, it is the last chance. Absolutely. And the of course, fact that और बेशक होवर मेरा मतलब है स्लैवर्ड मैट इस राजदूत के पास। went to the U.S. ambassador. Okay, exactly. And considering the timetable, this is late. बिल्कुल, और समय सारिणी को देखें तो अभी अगस्त का आखिरी दौर है।
जल्द ही संयुक्त राष्ट्र महासभा होने वाली है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार का खत्म होना अब कभी भी हो सकता है। तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनावों में सिर्फ 2 महीने रह जाएंगे। इसलिए कुछ न कुछ होना ही चाहिए ताकि वह यह कहकर शेखी बहार सके कि उसने कोई प्रक्रिया शुरू की है या जो भी हो। तो समय बहुत अहम है। और एक बार फिर हमें हमेशा याद रखना चाहिए, सब लोग, खैर सबको पहले से पता है, तेहरान ही खरी चलाता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। That's the most important thing. Tehran runs the clock and Islamabad is ईरान वक्त को नियंत्रित करता है और उस घड़ी का केंद्र इस्लामाबाद है। अमेरिका के ट्रंप ने मूर्खतापूर्वक सोचा कि वह असीम मुनीर को दरकिनार कर सकते हैं, पाकिस्तान और इस्लामाबाद को दरकिनार कर सकते हैं और कतर जा सकते हैं, वह ओमान जा सकते हैं। और वास्तव में उन्होंने इस संबंध में पहल भी की। लेकिन ईरान ने उनसे कहा, नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ असीम मुनीर से बात करेंगे, हम सिर्फ इस्लामाबाद से बात करेंगे। तो अब वह फिर से इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं और उनके आर्थिक मैक्सिमम प्रेशर ने किसी को प्रभावित नहीं किया, बल्कि इससे वे और अधिक दृढ़ हो गए। ठीक है, क्या हम इसे यहीं समेटें मिस्टर जेड? कृपया 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 आगे बोलिए। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। Please go ahead. No, I'm okay. I'm okay. I think I did my best to summarize. मैं ठीक हूँ। 20 minutes or so. मेरा ख्याल है कि मैंने करीब 20 मिनट में इस यात्रा के सबसे अहम बिंदुओं को अपनी तरफ से सबसे अच्छे ढंग से समेटने की कोशिश की। और एक बार फिर केंद्र ट्रंप प्रशासन के पाले में है। अगले कुछ दिनों में वे क्या करते हैं, यही तय करेगा कि क्या किसी तरह की कूटनीतिक बातचीत चलेगी या फिर बस यहीं तक है। फिर हर तरफ सिर्फ तनाव बढ़ने का सिलसिला होगा। एक बार फिर ये बहुत गंभीर और बेहद खतरनाक विरोधाभास है और रास्तों का टकराव है। लेकिन कम से कम कल और आज का यह आखिरी मौका शायद। आप जानते हैं, दरअसल हम सभी उम्मीद करते हैं कि यह कुछ सार्थक साबित हो सके। We all hope that this could be something meaningful. Otherwise, the global south वरना has already खैर made up ग्लोबल साउथ के ज्यादातर देशों ने अपना मन पहले ही बना लिया है। इस अधिकतम दबाव, तमाम प्रतिबंधों की जननी और ऐसी बाकी घोषणाओं के बाद हर कोई जानता है कि उसका सामना किससे है। और ग्लोबल साउथ में बड़े खिलाड़ियों, मध्यम आकार के खिलाड़ियों और छोटे छोटे राष्ट्रों की ओर से नए गठबंधन बनाने के कदम लगातार बढ़ेंगे। और जाहिर है आखिरकार अमेरिकी डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से निकलने की कोशिश भी होगी, जिसे मूल रूप से खुद अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया था। by the US itself. Yes, yes, yes. हाँ, आपने अभी एक शब्द कहा, पेपे, और मैं उसे दोहराऊंगा क्योंकि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। आखिरी मौका। Encapsulates everything. Last chance saloon. Yeah, हाँ, बात that's what it is. Yeah, last chance saloon. So thank you everybody. हाँ, आखिरी मौका है। Global audience. तो आप सभी का धन्यवाद, हमारे वैश्विक दर्शकों का धन्यवाद। हम आपके समर्थन की सचमुच सराहना करते हैं। हम कल फिर लौटेंगे अपने प्रिय मित्र और सहयोगी लैरी के साथ। हम तीनों यहाँ होंगे आपको आगे की जानकारी देने के लिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको वह खबर देंगे जो खबरों को दिशा देती है। आपको ये कॉरपोरेट मीडिया में कभी नहीं मिलेगी, भले ही उनके पास इसकी पहुंच हो। स्वतंत्र मीडिया में भी यह आपको बहुत कम मिलेगी क्योंकि उनके पास वह पहुंच नहीं है। हमें इस पहुंच का सम्मान मिला है और हमें पेपे जैसे वैश्विक प्रतिष्ठा वाले विश्लेषकों का साथ मिलने पर भी गर्व है, जो आपको समझाते हैं कि इन सब का मतलब क्या है। तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाइए। महीने के $5 में सबस्टैक पर जाइए। हम हफ्ते में 2 बार इसी स्तर की खबरें सीधे आपके मेल बॉक्स में पहुंचाएंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। चीयर्स, कल मिलते हैं। Thank you very much. Thanks, everyone. Cheers. See you tomorrow.